वेलकम सी ऑल। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। बेसिकली इट्स नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है और किस तरह की फॉर्म है, क्या मेथड होंगे, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा मतलब क्या होता है। इस एक तरह की ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पड़े हों उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उससे पहले जो वीडियो थे उसके अंदर। और इसके अलावा जो अब यहाँ पर जैसे एक चीज़ लिखी हुई इसके अंदर कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर से तो आपको पता फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब नॉर्मल सा होता है कि जिसका आप मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार कर सकते हो। तो ऐसी जो टर्म्स होगी, ऐसी जो कंडीशन होगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर होगी। फॉर एग्जाम्पल डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर है और हम जानते हैं। और उसके अलावा एक टर्म और है इसके अंदर नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर से हमारा मतलब है कि मैक्सिमम जो पावर होती है ना वो मोर देन 1 होगी, लाइक 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ऐसी जो कंडीशन होगी, ऐसी जो टर्म होगी वो नॉन लीनियर होगी। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट जो चीज़ आप देख रहे हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं पहले ये सारे। इसके बाद मैंने कंडीशंस रखी है कि नॉन लीनियर कैसे कैसे पता चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, उनको सोल्व करना बहुत इजी होता है और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लैग्रेंज चार-पिट मेथड, होमोजीनियस इक्वेशन के मेथड, उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो ये है कि सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन हमारे सामने अगर हमको पता ही नहीं कि इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी देगा नहीं कि इसे नॉन लीनियर से करना है या जो पहले हमने किए थे फॉर्मेशन बना के करना है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। पहले जैसे ही पता लग जाएगा उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि अच्छा ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर है तो ये ऐसे होगा, कि ये नॉन लीनियर नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है तो ये ऐसे होगा, ये नॉन लीनियर भी नहीं है और फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है तो शायद इसमें चार-पिट मेथड यूज में आ जाए। तो इसके बारे में आपको कुछ कंडीशन बता दूं। जैसे ये कोई एग्जांपल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मतलब इसकी पावर मोर देन 1 से ज़्यादा है, 2 है, तो मतलब ये नॉन लीनियर तो हुआ। और इसका डिफरेंशिएट जो है वो एक ही बार हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ गया। उसी तरीके से सेकंड के अंदर आओ आप, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर वाई क्यू की पावर भी 1 है, लेकिन जैसे ही ये एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी पावर 2 हो जाती है। तो पावर 2 का मतलब मोर देन 1, तो ये नॉन लीनियर हो गया। और थर्ड चीज में आप अंडर रूट पी प्लस क्यू इक्वल टू वाई की पावर माइनस 1/2, तो अंडर रूट 1/2 आ गया, मतलब ये क्या बोलते हैं अदर देन 1 हो गया, तो ये नॉन लीनियर के अंदर आ गया। अब चौथी चीज आती है एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। अब ये देखो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1, ये प्रोडक्ट बिल्कुल बाहर हो गया, जेड 1 पावर है तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर नहीं है, ठीक है। और अब इसके बाद ये देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3y। अब ये ध्यान से देना, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इनकी पावर 2 हो गई, पावर तो पूरा प्रोडक्ट है ये, तो इस प्रोडक्ट की पावर तो 1 ही होगी। तो जब पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इस पूरे प्रोडक्ट की पावर भी 1 है, तो ये मतलब नॉन लीनियर तो हुआ नहीं, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट 2 टाइम हुआ है, जब डिफरेंशिएट 2 टाइम हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं रहा, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट हो गया, सेकंड डिग्री ऑर्डर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। उसी तरीके से जब इसको सोल्व किया अंडर रूट पी प्लस क्यू वाई की पावर माइनस इक्वल टू वाई माइनस क्यू की पावर 1/3, तो इसका भी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ गया। सेम एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू जेड, एक बार डिफरेंशिएट हुआ इस इक्वेशन का तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आया। तो सबसे पहले ये एक तरीका होता है, किसी भी क्वेश्चन को देखो और पता लगाओ कि नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर है, नॉन लीनियर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। अब इनका जो सोल्व करने का तरीका है, सोल्व करने की ट्रिक्स हैं, सोल्व करने के जो मेथड हैं, उनके बारे में बताता हूँ आपको। सोल्विंग ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज में आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपको नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में पता लगाना है कि भाई ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल है, और है तो कैसे सोल्व करना है, तो पहली जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि ये हमेशा बिलोंग टू एनी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म,
कि भाई ये जो कंडीशन है पता लगाना है कि भाई ये चीज जो है, तो उसके लिए ये 4 कंडीशन आपको चेक करनी है। एफ इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू जेड, पी क्यू इक्वल टू 0, एफ वन इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू एक्स पी इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू वाई क्यू, और जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ वाई क्यू। ये 4 कंडीशन आपको चेक करनी है। अगर ये 4 कंडीशन है तो मतलब इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, एफ पी क्यू इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है, एक्स वाई जेड तीनों ही नहीं है। जब तीनों ही नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, एफ पी क्यू वाले जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो एफ पी क्यू वाला जो सवाल हो रहा है उस इस तरीके से अपन, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तरीका होता है इस तरह के सवाल को सोल्व करने का, उस तरीके से उस सवाल को सोल्व करेंगे। उसी तरीके से अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है जहां पर z है, पी क्यू है इक्वल टू 0 है, तो इस वाले सवाल को, इसका एक मेथड होता है उससे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, रिड्यूसिंग टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सी बार क्या होगा ना, क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, बट हम क्या करेंगे, को जब ये तरीका नहीं है और उसको सोल्व करने के लिए अपने पास ऑप्शन भी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देते हैं फॉर्म को, और रिड्यूस करने के बाद उस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में, उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। तीसरा जो चीज होती है वो होता है हमारा 4-पिट मेथड। हमेशा याद रखना, 4-पिट मेथड एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। 4-पिट मेथड से सारे सवाल जो है सोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू दीज। ये क्या है, कैन बी यूज टू सोल्व एनी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट बेटर टू यूज ओनली व्हेन नो स्टैंडर्ड फॉर्म इज मैच्ड और सेट टू बी सो। मतलब इसको तब यूज करो जब किसी तरह की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैच नहीं हो रही है और अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 4-पिट मेथड सोल्व करो, वरना इसके हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि 4-पिट मेथड जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक क्वालिटी है 4-पिट मेथड की, कि 4-पिट मेथड का अगर यूज करके, अगर आप इसका यूज करते हो तो आप सारी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल सोल्व कर सकते हैं। कुछ रिड्यूस नहीं करना है, कुछ फॉर्म चेक नहीं करनी, सीधा ये तरीका है और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है ना, एफ इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 0, इसकी मैं आपको वर्किंग रूल बताता हूँ कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है। तो जो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, 1 क्या है, एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू कंटेनिंग ओनली। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसमें पी क्यू कंटेन है केवल। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इसका जो वर्किंग रूल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। कंडीशन 1, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन इज गिवन एज z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। हमेशा याद रखना, इस तरह की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एफ पी क्यू की फॉर्म में जब सवाल दिया होगा, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक है, ये याद रखनी है। कंडीशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब इक्वेशन 2 है, डिफरेंशिएट करेंगे डेल z अपॉन डेल एक्स। जब इसके x के रिस्पेक्ट में किया तो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a। फिर अपन ने y के रिस्पेक्ट में किया तो बचा क्या, आपको पता ही है b बचेगा, तो डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू b। तो आपको पता है डेल z अपॉन डेल एक्स को अपन p लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल वाई को q लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू b, ये दो चीज हमारे पास आ गई। तीसरी जो एक टर्म है, कंडीशन है, वो क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1। अब ये जो ये सेकंड ही है, तीसरी आगे आएगी, सेकंड में ही है ये। अब मेरे पास जो ए और पी और क्यू की वैल्यू आई ना, उसको मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बन गई, एफ ए बी इज इक्वल टू 0। अब जो तीसरी चीज काम में आती है वो क्या होती है, नाउ आइदर सब्सटीट्यूट ए और बी, या तो ए को सब्सटीट्यूट करो या बी को करो फ्रॉम इक्वेशन 2 में। ठीक है, टू गेट फाइनल आंसर, इस कंडीशन में आंसर लाने के लिए या तो ए को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से, या बी को सब्सटीट्यूट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट करो तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। अगर मैं बी को सब्सटीट्यूट करता हूँ, है ना, बी को अगर मैं रखता हूँ, पुट करता हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है z इज इक्वल टू, वो इसमें जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ए एक्स प्लस क्यू फाई ए वाई प्लस सी। और अगर ऐसे ही मैं पुट इन ए को अगर मैं पुट कंडीशन में पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ इक्वेशन में इस वाली पुट ए इन दिस इक्वेशन, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 5bx by प्लस सी, है ना। इस वाली ए की जगह पे रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 5bx प्लस बचा क्या by प्लस सी। तो ये इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल जब मैंने आपको बताया तो थोड़ा समझ से बाहर होगा, चीज़ें समझ में नहीं आती है सिर्फ जब आप वर्किंग रूल को देखते हो, बट जब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम आपको बताने वाला हूँ, तो उससे जो है प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या होगा, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, सोल्व p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो पता चली गया मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर, और इसके बाद दूसरी चीज जो चेक करेंगे हम,
अब दूसरी चीज क्या होगी, और इसके बाद अगर मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है तो ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और साथ के साथ ये नॉन लीनियर के अंदर भी आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर है और मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, और नॉन लीनियर के अंदर भी ये चीज आ रही है। नॉन लीनियर के अंदर कैसे आ रही है, मैंने बताया था इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर तो 1, लेकिन जब ये पी क्यू प्रोडक्ट बन जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 2, यानी अदर देन 1। जैसे अदर देन 1 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर का पता चल गया, नॉन लीनियर का पता चल गया। तो विच इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बता दिया मैंने कैसे हुआ। इट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 निकाली थी उससे ये पूरी तरीके से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का मैंने वर्किंग मेथड आपको बताया था। क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले तो f इजिकल टू पी क्यू इक्वल टू 0 है ना, इस टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। सो इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन एज, हमें पता, मैंने बताया था कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, z इजिकल टू ax प्लस बी बाई सी। ये जो तरीका था वर्किंग रूल का, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल टू एक्स बी वाई, मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही किया। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। उसके बाद इक्वेशन के बाद क्या किया था, इक्वेशन 2 से विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किए, p और q की वैल्यू आई, p और q की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, उसी तरीके से डिफरेंशिएट किया था जैसे मैंने यहाँ बताया था। p की वैल्यू 1 आई थी, q की वैल्यू b आई थी, मैंने p की वैल्यू a और b आया था, तो p की वैल्यू और q की वैल्यू को इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पुट कर दिया था, या यहाँ पुट कर दिया था। तो मेरे पास एक कंडीशन बन गई थी, मेरे पास एक कंडीशन बनी थी, वो क्या बनी थी, f a b इज इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b, पुट देम इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, हमारी इक्वेशन 1 क्या बन रही है यहाँ पर, ये रही इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया ए बी। तो मेरी कंडीशन क्या बन गई, a प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब मैंने आपको आगे क्या बताया था, या तो b एलिमिनेट कर दो या a एलिमिनेट कर दो। चलो मैं b एलिमिनेट करता हूँ। तो जब मैंने b एलिमिनेट किया तो b इधर गया, ab माइनस b, ये a इधर रह गया, तो कॉमन लिया, b को कॉमन लिया, a माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो इसको मैंने नीचे भेजा तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a अपॉन a माइनस 1। ठीक है, और b को मैं आगे चल के पुट कर दूंगा। या अगर आप बोलो नहीं मुझे तो a एलिमिनेट करना है तो a एलिमिनेट कर दो। a एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं किया, इस a को इधर भेज दिया तो ये भी बन गया, ये b माइनस का इधर रह गया, सॉल्व किया, a की वैल्यू आई। अब मैंने क्या किया, इस b को वही जो तरीका था कि आगे चल के उसमें पुट कर दो, तो b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, किसी a की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। अब जैसे मैंने b की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल के क्या, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन 2 थी मेरे पास ये, b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू क्या थी, a अपॉन a माइनस a, मेरे पास b की वैल्यू थी a अपॉन a माइनस a। बाकी सवाल वैसा का वैसा सोल्व किया, इसको इनसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ये जो आया है z वाली जो वैल्यू है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, हियर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर a और b जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस तरह से मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 सोल्व करने का तरीका बता दिया। अब इसी तरह मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 2, 3 और 4 के बारे में सोल्व करके बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो समझ में आया होगा कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के सवालों को अपन कैसे सोल्व करते हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है जिस पर वो डिपेंड करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन है तो ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के सवाल कैसे सोल्व करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया। सबसे पहले कंप्लीट सॉल्यूशन को मैंने अजीम किया, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अजीम कर दिया। उसके बाद क्या किया, p इज इक्वल टू p से मैंने एक वैल्यू आई a और q से मेरे पास b आ गया, इस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास ये चीज आ गई, ये चीज आई तो मैंने याद b को एलिमिनेट कर दिया, b को एलिमिनेट किया तो ये चीज आई, अब इस b की वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अगर दिमाग लगा के देखोगे तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से मैं आपको इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी फॉर्म बताने वाला हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको जो मैंने ये वीडियो बताया है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।